हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालविया आपका आज़ाद आरपीएससी एकेडमी के अंतर्गत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि पूरे विश्व में एक तरह से लॉकडाउन है कोरोना की पेंडेमिक की वजह से, तो मानता हूं कि आपको समय पर हम वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाते, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आज़ाद आरपीएससी एकेडमी के साथ बने रहिए। जैसा आज़ाद आईएएस एकेडमी की साख है, तो उसके अकॉर्डिंग राजस्थान जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आज़ाद फर्म है उसकी भी उसी तरह से साख बरकरार रहेगी। और हम जितना हो सके रेगुलर कोशिश करेंगे कि आपके साथ में रूबरू होते रहेंगे। और हमारी चर्चा जो चली थी लास्ट वाले वीडियो के अंतर्गत कि आरएस एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया जाए, आरएस एग्ज़ाम क्रैक करने की स्ट्रैटेजी क्या है, उसके बारे में हमारी चर्चा लास्ट वीडियो में चल रही थी। और हमने उस वीडियो के अंदर इस बात को लेकर डिस्कस किया था कि आरएस एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया जाता है, आरएस एग्ज़ाम पास करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, जैसे कि प्री, मेंस और इंटरव्यू एग्ज़ाम्स देने होते हैं हमें, और ये तीनों फेजेस क्रॉस करने के बाद आरएस बना जा सकता है। और साथ ही साथ उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिस्कस हुआ था वर्कशॉप क्लासेस के अंदर। तो आज हम उसी चीज़ को लेकर एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको आरएस बनने के कुछ ऐसे शानदार टिप्स दूंगा जो शायद अब तक आपने न तो सुने होंगे और न ही आपने किसी प्लेटफॉर्म पर देखे होंगे। तो चर्चा करने के लिए मैंने पहले ही बोर्ड प्रिपेयर कर रखा है ताकि हमारा ज़्यादा समय ज़ाया ना हो। जैसा कि आप जानते हो कि आरएस का जो प्री एग्ज़ाम है उसका सिलेबस का पहला पार्ट मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख रखा है। इसके लिखने के पीछे मेरा मूल उद्देश्य ये था कि इस के जरिए जस्ट इट्स एग्जाम्पल, ये एक उदाहरण है, इस उदाहरण के जरिए हम समझेंगे कि आरएस एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है। इसके ज़रिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंपटीशन एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया जा सकता है। इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम ये समझेंगे कि वास्तव में हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। इस सारी चीज़ों का डिस्कस इस वर्कशॉप क्लास के अंतर्गत होगा। और ये एक सिर्फ उदाहरण है। जैसा कि आप जानते हो कि आरएस का प्री एग्ज़ाम जो होता है वह होता है करीब 3 घंटे का, जिसमें 150 प्रश्न होते हैं, 200 अंक का पेपर होता है, लगभग 3 घंटे एग्ज़ाम चलता है आपका। इस बोर्ड पर मैंने बनाया है आरएस प्री के पहले पार्ट का सिलेबस। अब ये सिलेबस ही मैंने क्यों बनाया, विषय वस्तु को ही सबसे पहले मैंने टारगेट क्यों किया। देखिए, हमारी आज़ाद आईएएस एकेडमी हो या आज़ाद आरपीएससी एकेडमी हो या किसी भी स्टेट की पीसीएस एकेडमी हो, सबसे पहले फोकस करती है सिलेबस पर। सिलेबस पर फोकस करने के पीछे मेन टारगेट हमारा क्या है? मेन टारगेट हमारा यह है क्योंकि सिलेबस वो एक मात्र ऐसी चीज है जो अगर आपको समझ में आ गई, सिलेबस अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो आप आधे कामयाब वहीं पर हो गए। इसलिए सिलेबस को डिस्कस करना सबसे पहले जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक बार सिलेबस पर हम निगाह डालते हैं। जैसा कि आरएस की सिलेबस का पहला ही पेज जिस पे लिखा हुआ है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। ठीक है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। अब ये सिलेबस जो आपके सामने दे रखा है, जनरली लोग क्या करते हैं कि सिर्फ बिना सोचे समझे पढ़ना शुरू कर देते हैं। लोग ये सोचते ही नहीं है कि वास्तव में एग्जामिनेशन बोर्ड आपसे चाहता क्या है। आज मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा और कोशिश ये करूंगा कि उन एग्जाम्पल के जरिए आप ये समझ पाएं कि वास्तव में पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको कहा कि सिलेबस जिसने समझा वो आधे कामयाब वहीं पर हो गए।
यानी सिलेबस को समझने पर वह आरएस की आधी परीक्षा पास कर सकता है। वैसे प्री पास करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर स्ट्रेटेजी बनाई जाए तो प्री परीक्षा आसानी से पास की जा सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मेंस में मुश्किलें पेश आती हैं, तो मेंस की मुश्किलों पर भी मैं वर्कशॉप क्लास बनाऊंगा और उसको बहुत आसान करने की भी कोशिश करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिलेबस में क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूं, क्या लिखा है, राजस्थान का इतिहास। चूंकि आप भी जानते हो कि यह RAS का एग्जाम है, आर का मतलब ही राजस्थान होता है, राजस्थान का एग्जाम है तो राजस्थान पर तो फोकस होगा ही होगा और सबसे ज्यादा टारगेट राजस्थान को ही बनाया जाएगा। अब राजस्थान का इतिहास शब्द लिखा हुआ है, सीधा सीधा कोई भी बंदा बिना सोचे समझे संपूर्ण राजस्थान का इतिहास पढ़ना शुरू कर देता है। आप लाइन को समझना, क्या लिखा है, राजस्थान का इतिहास, साथ में उसकी कला, ये मेन हेडिंग है, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, इन पॉइंट्स को फोकस करना है। ठीक है, ये मेन हेडिंग है। अब इसके नीचे इसकी एनालिसिस लिख रखी है कि इस मेन हेडिंग का क्या क्या विषय वस्तु रहेगी, क्या क्या इसके अंतर्गत समाहित होगा। अब इन्होंने क्या लिखा, राजस्थान के इतिहास की प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो इसका मतलब आपको राजनीतिक इतिहास पढ़ना है। अब आगे पीछे आप देखिए, क्या इन्होंने कोई फिक्स दायरा कर रखा है राजनीतिक इतिहास का। जैसे कि आपने देखा होगा कि राजस्थान में बहुत सारे ऐसे कंपटीशन होते हैं, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे कंपटीशन होते हैं, जैसे रीट हो गया, पटवारी हो गया, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का एग्जाम हो गया, जैसे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो गया। उनमें स्पेशली लिखा होता है, जैसे कि लिखा होता है 7वीं से 12वीं सदी का इतिहास, जैसे कि ये लाइन लिखी होती है फर्स्ट ग्रेड में, जैसे कि ये लाइन लिखी होती है रीट में। तो 7वीं से 12वीं सदी का मतलब क्या है, 600 से 1200 ईस्वी तक का राजस्थान का इतिहास पढ़ना है आपको। अब बंदा क्या करता है, बिना सोचे समझे वह पढ़ना शुरू कर देता है, सारे राजपूत, सारा इतिहास छान मारता है, शुरुआत से लेकर एंड तक चला जाता है। आपने कभी भी देखा फर्स्ट ग्रेड में, रीट में, कि उन्होंने कछवाओं से रिलेटेड या गहलोतों से, सॉरी कछवाओं के बाद में राठौड़ों से रिलेटेड, या फिर आपने कभी ऑब्जर्व किया कि उन्होंने मेवाड़ के सिसोदियाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे? नहीं। 7वीं से 12वीं शताब्दी मतलब 600 से 1200 ईस्वी पढ़ना है। 600 से 1200 ईस्वी के अंतर्गत या तो आपके गुर्जर प्रतिहार आते हैं, या चौहान आते हैं, या परमार आते हैं। तो आप देखना, रीट, पटवारी और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में गुर्जर प्रतिहार चौहानों को ज्यादा टारगेट किया जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से घेरे जाते हैं। पॉइंट को समझिए। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, यहां पर पूरी मेडन लाइन लिख ली है इन्होंने कि राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी आपको राजस्थान का पूरा राजनीतिक इतिहास पढ़ना है और उसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को पढ़ना है। महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जैसे कि फर्स्ट में अगर हम स्टार्ट करें तो हम इसकी शुरुआत सभ्यताओं से करेंगे, सभ्यताओं से करेंगे, जिसमें राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं आएगी वो हम सारी पढ़ेंगे। जैसे कालीबंगन हो गई, आहड़ हो गई, गणेश्वर हो गई, बैराट हो गई, इसके अलावा छोटी मोटी जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सारी की सारी हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में राजपूत काल आएगा।
राजपूत काल में सबसे पहले हम गुर्जर प्रतिहारों को टारगेट करेंगे। गुर्जर प्रतिहार सबसे पहला राजपूतों का टॉपिक है। गुर्जर प्रतिहार के बाद में चौहानों को देखेंगे। चौहानों की बहुत सारी शाखाएं, जैसे कि सांभर के चौहान हो गए, उसके बाद में अजमेर के चौहान हो गए, रणथंभौर के चौहान हो गए, जालोर के सोनगरा हो गए, इसके बाद में बूंदी के और कोटा के हाड़ा वंश हो गए, सिरोही के देवड़ा वंश हो गए। जितने भी चौहान शाखाएं होगी वो हमें यहां पर देखना होगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी गुर्जर प्रतिहारों और चौहानों के समय जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। जैसे कि गुर्जर प्रतिहारों के समय वत्सराज नाम का शासक हुआ, उसने सबसे पहले मुस्लिम सत्ता के साथ में वत्सराज के बाद में जो मिहिर भोज हुआ, उसने सबसे पहले मुस्लिम सत्ता के साथ प्रतिरोध किया, तो वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में महेंद्रपाल ने किया, महिपाल ने मुस्लिम सत्ता के साथ प्रतिरोध किया। चौहानों में जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से युद्ध लड़े। तो ये सारे जो चीजें हैं वह महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में आएंगे, यानी राजनीतिक इतिहास में आएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको राजनीतिक इतिहास देखना है। मैं विद एग्जांपल भी समझाऊंगा कि कहां कहां कौन कौन से प्रश्न इन्होंने पूछे हैं और किस तरीके से पूछे हैं। देखिए, एक बात मैं यहां क्लियर कर दूं, हमेशा हर कॉम्पिटिटर यह सोचता है कि कभी भी एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो सिलेबस के दायरे में रहकर नहीं पूछे जाते, सिलेबस से बाहर भी पूछे जाते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, उसको ध्यान से सुनना। आप मुझे एक बात बताइए, अगर सिलेबस के दायरे से रहकर ही उनको पूछना था तो वो लोग सिलेबस डालते ही क्यों? पॉइंट है ना बात में। और अगर उन्होंने सिलेबस के दायरे से बाहर पूछा है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में अपील क्यों नहीं करते? क्या आपने सुना कि कभी सिलेबस को लेकर कोर्ट में मामला लटका, या सिलेबस के दायरे से उन्होंने बाहर पूछा इसलिए किसी ने कोर्ट में उसका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया, जनहित याचिका लगाई? नहीं, वो सिलेबस के दायरे में रहकर ही पूछते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि आपको सिलेबस समझ में नहीं आता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो के स्टार्ट से कहता आ रहा हूं कि सिलेबस को देखें, सिलेबस के दायरे में रहकर काम करें। ठीक है, आगे इन्होंने लिखा है कि प्रमुख राजवंश, देखना प्रमुख राजवंश लिखा है इन्होंने। तो प्रमुख राजवंश यानी राजाओं के वंश आपको देखने हैं। तो प्रमुख राजवंश और प्रमुख राजनीतिक घटनाएं क्रम एक ही बात है। और मैंने अभी अभी लिखा था राजनीतिक इतिहास, वो भी एक ही बात है। तो इसमें प्रमुख राजवंश में गुर्जर प्रतिहार टॉपिक आएगा, उसके बाद में चौहान आएगा। ठीक है, राजस्थान में जितने भी प्रमुख राजवंश हैं, भाटी आएगा। ठीक है, उसके बाद में राठौड़ आएगा, गहलोत आएगा, सिसोदिया आएगा, कछवाहा आएंगे, जाट आएंगे, और छुटपुट जितने भी राजवंश हैं आपको एक बार उन पर नजर दौड़ानी है तो दौड़ानी ही है, यानी आपको प्रमुख राजवंश भी देखने हैं। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या लिखा है, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्थाएं। बात ठिकाने पड़ी। अब आपको इनका राजनीतिक इतिहास तो देखना ही है, यानी प्रमुख युद्ध देखने हैं, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रम हुए हैं वो देखना है, साथ साथ में इन राजवंशों को देखना है, और साथ साथ में उनका प्रशासन कैसे चलता था वो भी देखना है। अब बंदा क्या करता है, प्रमुख युद्ध पढ़ लेता है, प्रमुख इतिहास की घटनाक्रम पढ़ लेता है, सारे राजवंश एक एक ही राजवंश के युद्धों के बारे में उसे उंगलियों पर याद है, लेकिन वो ये चीजें छोड़ देता है। तो और ये बात खुद आरपीएससी को भी पता होती है, पेपर सेटर को भी पता होती है कि यहां से उसे मैटर या तो मिलेगा नहीं या वो उसको स्किप करेगा, तो कहीं ना कहीं वहां से वो प्रश्न उठाने की कोशिश कर लेता है, और वही कहीं ना कहीं हमारा असफलता का मूल कारण भी बनता है। चाहे आरएस प्री में हो, आरएस मेंस में हो, सिलेबस देखिए ये बोर्ड पे जो मैंने बनाया है वो आपको आरएस प्री में भी मिलेगा, मेंस में भी मिलेगा। फर्क इतना है कि आरएस प्री में आपको ये प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव,
और मेंस में आएंगे सब्जेक्टिव, यानी आपको उसमें रिटन एग्जाम देना होगा। ठीक है, यानी आपको प्रशासन और राजस्व से संबंधित घटनाओं को भी देखना पड़ेगा। साथ साथ में क्या लिखा है इन्होंने, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दे। ठीक है, तो इन घटनाक्रमों में समाज कैसा था, वहां की संस्कृति कैसी थी, वो भी सारी चीज देखनी है। देखिए कहीं ना कहीं इस लाइन को, ये लाइन पूरी तरह से उसके अंदर समाहित है। ठीक है, नीचे लिखा है इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, अब स्वतंत्रता आंदोलन का मतलब सिर्फ और सिर्फ लोग निकाल लेते हैं राजस्थान की 1857 की क्रांति। ठीक है, तो 1857 की क्रांति ही क्या स्वतंत्रता आंदोलन है? जी नहीं, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ 1857 की क्रांति नहीं है, सिर्फ 1857 की क्रांति नहीं है। फिर कह रहा हूं, क्या मुझे बताइए, जो मजदूरों ने आंदोलन किया, जो किसानों ने आंदोलन किया, जो आदिवासियों ने आंदोलन किया, जो प्रजामंडल हुए, क्या वो सारे आंदोलन नहीं है? ये सारी की सारी चीजें आंदोलन के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है, और साथ में लिखा है जन जागृति के प्रयास, यानी यहां पर मजदूरों की बात करो, आदिवासियों की बात करो या प्रजामंडल की बात करो, ये सारे के सारे जन जागरण के प्रयास है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि बिजोलिया किसान आंदोलन। तो क्या बिजोलिया किसान आंदोलन का जो पहला प्रणेता था, जिसका नाम था साधु सीताराम दास, और साधु सीताराम दास के बाद में विजय सिंह पथिक और उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा, क्या ये जन जागृति के नेता नहीं थे? बिल्कुल थे। जैसे कि आदिवासी आंदोलन में आपको बताऊं, मोतीलाल तेजावत की बात होती है, इससे पहले गोविंद गिरी की बात होती है, दौलत सिंह भील की बात होती है, तो वहां पर भी जन जागृति के प्रयास हैं। अब ये टॉपिक लिख रखा है राजनीतिक एकीकरण। राजनीतिक एकीकरण मतलब राजस्थान का निर्माण कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ, वो सारे के सारे घटनाक्रम इसमें समाहित होंगे। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन सारा का सारा आर्ट एंड कल्चर का आता है। जैसे कि इन्होंने लिखा स्थापत्य कला। स्थापत्य कला यानी निर्माण से संबंधित जो चीजें हैं वो सारी आपको पढ़नी है, जिसमें किले आएंगे, स्मारक आएंगे। अब किले की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि किलों के अंतर्गत, अब जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमने यहां पर इतिहास के सारे घटनाक्रम पढ़े, हमने यहां पर प्रमुख राजवंश पढ़े, गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, भाटी, राठौड़, गहलोत, सिसोदिया, कछवाहा। आप मुझे बताइए, गुर्जर प्रतिहारों में क्या शासकों ने कोई किले नहीं बनवाए? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं वो इतिहास के अंतर्गत ही आती हैं। इसलिए आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री दोनों अलग अलग सब्जेक्ट नहीं माने जाते। मैंने ये बात आपको पिछले वीडियो में भी कही थी, दोनों सब्जेक्ट एक ही हैं आरएएस के एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं जो बात कर रहा हूं कि आपको इसमें किले और स्मारक भी देखने हैं, तो ये सब कुछ किले और स्मारक स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि किले तो आपको साधारण सी भाषा में समझ में आ जाएगा। अब स्मारकों की बात आती है तो स्मारक में क्या क्या चीजें आएगी? स्मारकों के अंतर्गत जैसे कि कोई छतरियां हो गई, जैसे कि तो अक्सर आपने देखा होगा कि छतरियों से रिलेटेड भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे सवाल मिलते हैं, या इक्का दुक्का सवाल हमेशा परमानेंट मिलता रहता है कि कौन सी छतरी कितने खंभों की है, जैसे कि 32 खंभों की छतरी किसकी है। तो समथिंग ऐसी चीजें भी स्मारकों के अंतर्गत आती है, जैसे कोई दरवाजा हो गया, जैसे कि कोई दीवार हो गई, तो ये सारे के सारे स्मारकों के अंतर्गत समाहित होंगे। ठीक है,
यहां पे लिखा है इन्होंने कला, जिसमें चित्रकला पर स्पेशली टारगेट किया है और हस्तशिल्प पर स्पेशली टारगेट किया है। हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट आइटम, जिसके अंतर्गत देखिए कला, चित्रकला में अक्सर इन्होंने कई बार सवाल उठाए हैं। और हस्तशिल्प के अंतर्गत आप देखना, ऑब्जर्व करना कि स्पेशली जैसे कि इन्होंने बार बार जैसे कि इन्होंने टारगेट किया चूड़ियों से निर्माण से संबंधित कला हो गई कि कौन सी चूड़ियां कहां बनाई जाती हैं, जैसे कि ब्लू पोट्री वाला एग्जांपल हो गया, ये कई बार मैं एग्जाम में देख चुका हूं। तो ये सारे के सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम के अंतर्गत आते हैं। देखिए इस वीडियो में तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा कि ये सवाल क्यों आते हैं और क्या दायरा रहता है, कौन कौन से सवाल किस स्टाइल में पूछे जाते हैं और इन सवाल को पूछने के पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है, ये सारा तो यहां पर मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं इन शब्दों को आज स्पेशली टारगेट करना चाहता हूं क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना, मैं स्टार्ट से ही कह रहा हूं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि राजस्थानी साहित्य, देखिए स्टार्ट में ही इन्होंने ये वाला जो पॉइंट है उसी को यहां पर पूरा एनालिसिस कर रखा है, सारी चीजों का दायरा आ रहा है, इतिहास भी आ रहा है। जैसे कि ये पहली वाली लाइन में संपूर्ण इतिहास की चर्चा कर ली इन्होंने, उसके बाद में कला और संस्कृति वाले ये पॉइंट्स हो गए, उसके बाद में साहित्य वाले भी इन्होंने पॉइंट्स टिका दिए, ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण कृतियां कौन सी पुस्तक। देखिए आप इतिहास भी पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं उसमें पुस्तकों का जिक्र होगा। जैसे कि मैं चौहानों की बात करूं तो पृथ्वीराज चौहान पढ़ोगे आप तो कहीं ना कहीं वहां चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों का जिक्र करोगे, जयानक भट्ट की पुस्तक पृथ्वीराज विजय का डिस्कस करोगे, गुर्जर प्रतिहारों में आप राजशेखर की पुस्तकों का काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विडसाल बंजी का बाल रामायण इत्यादि का जिक्र करना पड़ेगा आपको। राठौड़ों के इतिहास को पढ़ोगे तो वहां पर भी प्रमुख कृतियों का जिक्र आएगा। देखिए इतिहास और कला और संस्कृति दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, आप इसे अलग सब्जेक्ट नहीं समझ सकते। क्षेत्रीय बोलियां, क्या क्या लैंग्वेज, कौन कौन सी ढूंढाड़ी, मेवाड़ी वगैरह, राजस्थान के अलग अलग इलाकों में जो बोलियां बोली जाती है उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। मेले त्योहार, देखिए ये सारी लाइनें आपको साफ साफ दिखाई दे रही है कि कौन सी चीज क्या पढ़नी है। तो यहां पर कोई झोलझाल है नहीं, जो मेन झोलझाल था वो यहीं पर था। तो कुल मिलाकर इस सिलेबस को समझाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना, सिलेबस में क्या लाइन लिखी हुई है उसको समझ के उसके दायरे में रहकर अगर आप पढ़ाई करोगे तो मैं विश्वास ही नहीं पूरा आपको वायदा करता हूं कि आरएस एग्जाम आप निश्चित तौर पे क्रैक करोगे। ठीक है, जैसे कि नीचे इन्होंने लिखा है राजस्थान की संस्कृति, ठीक है, तो ये कोई अलग चीज नहीं है, जिसमें परंपरा, विरासत वो सामने लिखा हुआ था, उसी चीज को ये एक्सप्लेन यहां पर पूरा कर रहे हैं। प्रमुख धार्मिक आंदोलन, देखिए धार्मिक आंदोलन, यहां पर इस शब्द को समझिए, धार्मिक आंदोलन यानी आपको संत और संप्रदाय पढ़ने हैं। राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख संत हुए हैं, ठीक है, और संप्रदाय हुए हैं वो सारा देखना है। प्रमुख लोक देवता देखने हैं, जैसे पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, जितने भी लोक देवता हैं वो सारे के सारे देखना है। यहां पर कहीं भी इन्होंने लोक देवियां नहीं लिखा है, इसलिए आप देखना कि लोक देवियों से संबंधित ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे। और अगर बाय द वे पूछते भी हैं तो कहीं ना कहीं उन लोक देवियों का लिंक कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स के अंदर दे रखा होगा। अगर नहीं दे रखा है तो उसे आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको लोक देवियों का सवाल मिल जाए तो उसे आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। जैसे प्रमुख पर्यटक स्थल, ठीक है, तो प्रमुख पर्यटक स्थल आपको देखने पड़ेगा। और वास्तव में आप भी जानते हो कि राजस्थान तो पर्यटक का हब है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, देखिए यहां पे एक चीज फोकस कीजिए, इन्होंने लिखा है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अब इन्होंने व्यक्तित्व का जिक्र किया तो कहीं ना कहीं आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, प्रमुख व्यक्तित्व इन्होंने लिखा तो हमने यहां पर राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश पढ़े, ठीक है, जिसमें राजवंश मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। तो क्या राजस्थान के राजवंशों के अंतर्गत प्रमुख व्यक्तित्व नहीं आए? बिल्कुल आए। जैसे गुर्जर प्रतिहारों में जितने भी शासक हैं वो राजस्थान में नाम चिन्ह हैं।
जैसे कि चौहानों में पृथ्वीराज चौहान हो गए, वो भी एक प्रमुख व्यक्तित्व में शामिल होगा। भाटियों में जयसल सिंह भाटी प्रमुख व्यक्तित्व में शामिल होगा, और भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ जयसल सिंह भाटी। राठौड़ों में जैसे मालदेव हो गया, चंद्रसेन हो गया, राव जसवंत सिंह हो गया, दुर्गादास राठौड़ हो गया, ये व्यक्तित्वों में शामिल होंगे। गहलोतों के अंदर जैसे कि रतन सिंह गहलोत हो गया। सिसोदिया के अंदर बहुत हैं, जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह। कछुआओं के अंदर मान सिंह हो गए, मिर्जा राजा जयसिंह हो गए, सवाई जयसिंह हो गए। जाटों के अंदर सूरजमल जाट हो गए, चूड़ामन जाट हो गए। ये सारे प्रमुख व्यक्तित्वों में ही आते हैं। और दूसरा यहां पर देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण आंदोलन, जिसमें 1857 की क्रांति, मजदूर किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, इसके अंदर भी प्रमुख व्यक्तित्व समाहित हैं। यानी इस टॉपिक को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लोग क्या करते हैं, उसको अलग से और लेने की कोशिश करते हैं। अगर कोई एक आध व्यक्तित्व छूट गया है तो आप उसको अलग से ले सकते हो, लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, इतिहास पढ़ते हो, तो उसमें व्यक्तित्व आएंगे ही आएंगे। तो सिलेबस में भी कुछ लाइनें तो सिर्फ भ्रमित करने के लिए बार बार रिपीट कर देते हैं ये लोग, ताकि हम उसका एक्स्ट्रा बर्डन जो है अपने दिमाग पर रख लें। जैसे कि 1857 की क्रांति की बात करूं तो जैसे कि नसीराबाद का जो क्रांति हुई 28 मई को, जिसमें नसीराबाद में बख्तावर सिंह प्रमुख व्यक्तित्व। उसके बाद में अगर 1857 में मैं नीमच की क्रांति देखूं तो जिसमें आपने नाम सुना होगा हीरा सिंह और मोहम्मद अली बैग प्रमुख व्यक्तित्वों में शामिल होंगे। तो ये भी चीजें हैं। किसान आंदोलनों में जैसे विजय सिंह पथिक हो गए, बिजोलिया आंदोलन की बात करूं तो मैं, इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा हो गए प्रमुख व्यक्तित्व। मतलब इसी के अंदर वो सारा कुछ आ जाता है, अलग से व्यक्तित्व को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो मेरी बात आप भली भांति समझ चुके होंगे कि मैंने क्यों सबसे पहले सिलेबस को ही टारगेट किया। मैं सिलेबस के बारे में एक बार फिर से आपको यही कहूंगा कि सिलेबस जिसने समझ लिया, समझ लो वह आधा कामयाब वहीं पर हो गया। ठीक है, अब कुछ और बात इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं कि कब कब इन्होंने किस किस टाइप से सवाल पूछे। हालांकि मेरा अगला वीडियो भी इसी आधार पर बनेगा। जैसे कि एक एक एग्जाम्पल को पकड़ते हैं अपन। ठीक है, ध्यान देना। शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको यहां बता देता हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना और मनन करना। देखिए, मैंने अपने फर्स्ट वाली वर्कशॉप क्लास के अंदर भी कहा था कि आजकल फैक्चुअल क्वेश्चंस लगभग खत्म कर दिए हैं इन्होंने। हालांकि पूरी चर्चा तो मैं अगले वीडियो में ही कर पाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहां छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रख लेता हूं कि मैं अगला वीडियो क्या बनाने वाला हूं। क्योंकि देखिए, पढ़ाई सब करते हैं और बड़ी जम के करते हैं, पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहती, मेहनत सब करते हैं, लेकिन कोई मेहनत सही रास्ते पर करता है, कोई आप यहां हैं और आपका लक्ष्य यहां है, मतलब आप ये हो और आपका आरएस यहां पर है। ठीक है, आप इतने समझदार हैं कि आपको इस एग्जाम्पल को समझने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, कोई सीधा रास्ता अपना लेता है, ठीक है, कोई यूं घूमता 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 पहुंचता है, कोई इतना घूमता हुआ पहुंचता है, लेकिन लक्ष्य पर सभी पहुंचते हैं। आपको क्या चाहिए? कम समय के अंदर सही और सटीक रास्ता अपना के अपने टारगेट तक पहुंचना, या घूम के आना? पहुंचोगे, मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं पहुंचोगे, लेकिन हो सकता है कि आपने रास्ता अगर सही चूज नहीं किया, सही इलेक्ट नहीं किया, तो आपको वक्त लग सकता है। ठीक है, तो इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आजकल क्या क्या आपको करना चाहिए। देखिए, हर समय एग्जामिनेशन बोर्ड का तरीका, प्रश्न पूछने की स्टाइल एक जैसी नहीं रहती, समय समय पर बदलती रहती है। आजकल इन्होंने फैक्ट्स पूछना बंद कर दिए या कम कर दिए हैं। आजकल ये प्रश्नों की एनालिसिस आपसे चाहते हैं।
पहली चीज जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, जैसे कि मुझे 16 में एक क्वेश्चंस मिला, आप देखना उस क्वेश्चंस को। एक प्रश्न था, इन्होंने पूछा कि राजस्थान के इन प्रमुख, आज मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, प्रमुख युद्धों का सही सीमा चिन्ह होगा। बड़ा भारी वाला सवाल था ये। ऑप्शन नंबर 1 हल्दी घाटी, ऑप्शन नंबर 2 गिरी सुमेल, ऑप्शन नंबर 3 भटनेर, ऑप्शन नंबर 4 खानवा। अब आप इस प्रश्न को कैसे करोगे? मैंने कैसे किया आप सुनना। मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि भले मुझे ज्वाइन करना नहीं करना, लेकिन मैं अटेम्प्ट जरूर देता हूं, या फिर अटेम्प्ट किसी वजह से नहीं दे पाता तो पर्सनल पेपर मंगा के उनको सॉल्व भी करता रहता हूं, क्योंकि वक्त के साथ में हमें भी एग्जामिनेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग ढलना सीख लेना चाहिए। अब ये प्रश्न मेरे सामने आया तो मैंने बिना सोचे समझे दिमाग लगाया कि 1576 को हल्दी घाटी हुआ, ठीक है, 18 जून 1576, कहीं कहीं 21 जून लिखा हुआ है। गिरी सुमेल हुआ 1544, 5 जनवरी 1544, ठीक है। भटनेर हुआ 1534 ईस्वी, एग्जैक्ट डेट मौजूद नहीं है। खानवा हुआ 1527 ईस्वी, 17 मार्च 1527 ईस्वी। तो मैंने इसका क्रम सजा लिया, वैसे 1 2 3 ABCD ऐसे क्रम, ये क्रम सजाना था इसको, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में इन्होंने डाल दिया ABCD ऐसे, ऑप्शन नंबर 2 में BCDA ऐसे डाल दिया। तो इस तरह से आपको सजाना था। सुनना इस प्रश्न को। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आ गया खानवा। इस प्रश्न को अगर आपने समझ लिया तो आज ये भी समझ जाओगे कि RS आपसे चाहता क्या है। पहला ऑप्शन था खानवा, मैंने सोचा कि 1527 में हुआ, उसके बाद में भटनेर हुआ, ठीक है, उसके बाद में हुआ गिरी सुमेल, उसके बाद में हुआ हल्दी घाटी। तो मैंने सजा लिया DCBA, ठीक है। लेकिन ये गलत था आंसर। क्या लिखा है इन्होंने? राजस्थान के इन प्रमुख युद्धों का सही सीमा चिन्ह होगा। हमने इस प्रश्न को ढंग से पढ़ा नहीं, ये हमारी बहुत बुरी आदत होती है। एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो प्रश्नों को ढंग से नहीं समझते। सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम पास करने का, वो ये है कि आप प्रश्न को ढंग से समझें फिर उत्तर दें। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रश्न को ढंग से समझते नहीं, सीधा उत्तर की ओर भाग जाते हैं। जब तक प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा बॉस, तो उत्तर कैसे समझ में आएगा? इन्होंने लिखा है सीमा चिन्ह, ये मैंने देखा ही नहीं, ठीक है, और शायद आप भी होते तो नहीं देखते। ये वास्तव में सवाल हिस्ट्री का दिख रहा है, लेकिन ये हिस्ट्री का नहीं, ज्योग्राफी का सवाल है। सीमा चिन्ह यानी आपको इसको बॉर्डर के अनुसार सजाना है, सीमा के अनुसार सजाना है, ठीक है। तो सीमा के अनुसार अगर आप राजस्थान का मैप बनाओगे तो हल्दी घाटी कहां है? राजसमंद में। गिरी सुमेल कहां है? पाली में। मुझे मैप बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं। भटनेर कहां है? गंगानगर में, ठीक है। खानवा कहां है? आपका भरतपुर में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? भटनेर, बॉर्डर के अनुसार। उसके बाद में कौन सा आएगा? खानवा। उसके बाद में कौन सा आएगा? गिरी सुमेल। और उसके बाद में आएगा हल्दी घाटी। आजकल कंपटीशन इतना टफ हो गया है, क्योंकि आप भी जानते हो कि एक वैकेंसी के अंदर करीब 13 से 15 लाख की भीड़ होती है।
तो इस कचरे को, इस भीड़ को कैसे साफ करना है, तो इस तरह से ये हथकंडे आजमाने लग गए हैं। हिस्ट्री के अंदर ज्योग्राफी दिखेगी, ज्योग्राफी के अंदर हिस्ट्री दिखेगी, कभी कभार हिस्ट्री के अंदर रीजनिंग भी दिख सकती है। तो ये टेम्परामेंट आपका होना जरूरी है। हालांकि इस बात की चर्चा मुझे अभी वीडियो के स्टार्ट में ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि इन प्रश्नों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सिलेबस को समझना था। इसलिए मैंने यहां पर सबसे लास्ट में एग्जांपल लिया और अगले वीडियो में इसी प्रकार के बहुत सारे सवालों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इस वीडियो को अंत करने से पहले एक शब्द मैं आपसे जरूर कहूंगा, आपने लाइफ में कितना क्या किया, कितनी पढ़ाई करी है, कोई मायने नहीं रखता। आप एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हो, एग्जाम में क्या लिखते हो, वही आपका सही मायने में आपका सिलेक्शन का मूल कारण बनेगा। जाते जाते एक ही शब्द कहूंगा कि इट्स नॉट मैटर कि आपने लाइफ में क्या किया, इट्स मैटर कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या किया। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट करना ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग किसी बड़े आरएस अधिकारी जो बन चुके हैं, पास कर चुके हैं, उनके इंटरव्यू पढ़ते हैं, उनको फॉलो करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा सोचना नहीं है। किसी को आप फॉलो करके कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। हो सकता है उसका क्लाइमेट अलग हो, उसकी परिस्थितियाँ अलग हों, उसके तरीके अलग हों। अब मैं तो रोज़ रात को करीब 3-4 बजे तक सोता नहीं, 5 बजे तक कभी कभार सोता नहीं, तो क्या आप भी 5 बजे तक पढ़ाई कर सकते हो सकता है कि आप सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करते हो। तो सबका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों की सावधानी रखकर हम एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक शब्द कहा था, स्मार्ट स्टडी। ये सारे वीडियो स्मार्ट स्टडी के ही है, एग्जाम्पल भी स्मार्ट स्टडी का। अभी अभी हमने सिलेबस डिस्कस किया था, वो भी स्मार्ट स्टडी का। आने वाला वीडियो भी आएगा स्मार्ट स्टडी को लेकर। लेबर करना मूर्खता है, हार्ड स्टडी करना ठीक बात है, लेकिन हार्ड लेबर करना मूर्खता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था। चलिए, इसी विचार के साथ मैं फिलहाल आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में। अब होपफुली हमारी रेगुलर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय, वंदे मातरम।